हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी हिंदी टीचर आपका ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग घर पे बैठे बैठे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ये जो ऑनलाइन वीडियोस आपको प्राप्त हो रहे हैं वो आप ही के लिए है। आपका आधा साल ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाई में चला गया है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से सब वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। आज हम स्टैंडर्ड 9 में पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, इस टाइटल को देखते ही आपके दिमाग में आया होगा कि हमारी जो संस्कृति है उसमें जो गुरु शिष्य का संबंध है वो कैसा होना चाहिए। पहले के ज़माने में गुरु और शिष्य उसका संबंध अपने आप में ही अनोखा था, लेकिन वर्तमान समय में जो गुरु शिष्य का संबंध है वो केवल शिक्षा के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। पहले जो शिष्य होते थे वो गुरु के आश्रम में ही रहते और उनके बीच एक पिता और पुत्र जैसा संबंध देखने को मिलता था और वो अपनी शिक्षा है वो आश्रम में रहकर ही प्राप्त करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो पाठशाला के माध्यम से देने वाली है और जो पाठशालाएं हैं वो सिर्फ पैसे और अपना लाभ देखने के हेतु से ही शिक्षा को एक व्यवसाय का साधन मान लिया है। तो आज हम इस पाठ में दोनों रूप से देखेंगे कि प्राचीन समय में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था और अभी वर्तमान में वो बिल्कुल बदल गया है और कैसा हो गया है, वो दोनों हम आज इस पाठ में देखेंगे। इस पाठ के लेखक है आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवदान अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुमूल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी मुख्य रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में
परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज ऐसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य कर दिया है। देखिए, इसी पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, जो उनके बीच का संबंध था, क्या वो वर्तमान समय में भी ऐसा है? ऐसा उन्होंने परोक्ष रूप से व्यंग किया है कि प्राचीन समय में विद्या को और विद्यालय को मंदिर माना गया था और तभी शिक्षा पैसे देकर खरीदी नहीं जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा को एक व्यवसाय मान लिया गया है। तो आज हम इन दोनों समयों का जो भेद है वो देखेंगे इस पाठ के द्वारा। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। आप सब जानते ही हैं कि भारत देश में जो संस्कृति है वो व्यावसायिक रूप से जुड़ी हुई है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा व्यवसाय है ही जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और व्यवसाय निर्भर लोग भी भारत में ही वसवाट करते हैं। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। देखिए, यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो व्यावसायिक रूप से जुड़ जाते हैं लोग, तो ये जो व्यावसायिक रूप से जुड़ना, जो संस्कृति को जोड़ना, इसी के कारण ही जो गुरु शिष्य के संबंध है उसमें परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, यानी कि प्राचीन समय में जो विद्यालय थे, यानी कि जो आश्रम होते थे, वो मंदिर के समान माने जाते थे। वहाँ पर जैसे भगवान की अर्चना होती थी, वैसे ही गुरु को भी भगवान का स्थान दिया जाता था और शिष्यों को आश्रम में ही रहकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। अनुष्ठान यानी कि हम जब कई दिनों तक भगवान की प्रार्थना आराधना करते हैं, वैसे ही पहले के ज़माने में जो शिक्षा होती थी उसे भी अनुष्ठान के रूप से ही दिया जाता था। वह परमेश्वर प्राप्ति का माध्यम था, यानी कि जो गुरु है वो शिष्य को परमेश्वर यानी कि ईश्वर तक, ईश्वर की जो आराधना है वो कैसे करते हैं और परमेश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं उसकी शिक्षा देते थे और वही एक शिक्षा का माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, यानी कि प्राचीन समय में ऐसी पाठशालाएं नहीं होती थी, ऐसे पैसे देकर शिक्षा को खरीदा नहीं जाता था। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है, यानी कि आप सब देखते ही है कि वर्तमान में जो स्थिति है वो उसमें बदलाव आ गया है कि जो अब शिक्षण कार्य है वो पेट पालने का साधन बन गया है, यानी कि जो लोग हैं वो शिक्षण कार्य को अपना व्यवसाय मानने लगे हैं, उससे ही अपनी रोजी रोटी कमाने लगे हैं। आगे देखते हैं। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो शिक्षा का माध्यम है, जो गुरु शिष्य का संबंध है, उसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, लेकिन वही आज मानसिक रूप से क्रियाशील नहीं है। यानी कि जो भारतीय संस्कृति में जो गुरु शिष्य का संबंध है वो वैसा ही रहना चाहिए था, लेकिन मानसिक रूप से आज वो
उस स्थिति में क्रियाशील नहीं है, यानी कि उसमें बदलाव आ चुका है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति, यानी कि जो व्यावसायिक संस्कृति है, जो व्यावसायिक काम है, वो आज के ज़माने में अव्यवस्थित हो चुका है। यानी कि जो लोग हैं, जो मानव है, वो एक दूसरे को गिराने की दौड़ में जो व्यवसाय है उसको अव्यवस्थित कर चुके हैं, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। देखिए, यहाँ पर लेखक ने ऐसा सोचा है कि ये जो अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति प्राप्त की है भारत ने, उसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद्दन रूप से परिवर्तन हो गया है। ये बात भी लेखक ने यहाँ सही की है कि जो भारतीयों है, जो लोग हैं भारत में रहने वाले, उसके व्यवहार में भी, यानी कि उनके व्यवहार में, उनके आचरण में भी जो गुरु शिष्य का संबंध है वो भी तद्दन रूप से परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। देखिए, वेतन भोगी यानी कि गुरु है वो पैसा लेने वाला, यानी कि जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वेतन प्राप्त करे, ऐसे गुरु नहीं होते थे। और जो शिष्य हो वो भी शुल्क देने वाले, यानी कि पैसा देने वाले भी शिष्य भारत में नहीं होते थे। पैसा देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह इस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। देखिए, पैसा देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय यानी कि जो प्रक्रिया होती है वो भी भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। यानी कि भारत में पहले ऐसा नहीं होता था। ये जो उपज है वो यूरोप से आई हुई है। यानी कि ये जो सोच है कि शिक्षा को भी पैसे देकर प्राप्त करना, ये जो सोच है, ये जो उपज है, वो भारत की मिट्टी की नहीं हो सकती, ऐसा लेखक कहते हैं। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। शिक्षणालय यानी कि जो पाठशाला, जो विद्यालय होती थी, वो एक प्रकार से आश्रम और मंदिर के समान थी। यानी कि वहाँ पर गुरु और शिष्य का संबंध अपने आप में ही अनोखा था। वहाँ पर जो शिष्य है वो कई साल रहकर अपनी विद्या प्राप्त करते थे और उसको मंदिर के समान मानते थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। यानी कि गुरु है उसको साक्षात परमेश्वर, ईश्वर का रूप माना जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था, वैसे ही गुरु और शिष्य के बीच पिता और पुत्र जैसा प्रेम होता था, उसके प्रति ऐसा व्यवहार होता था और गुरु पिता के समान ही पुत्र को शिक्षा देते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। देखिए, सम्मान पाना, हर शिष्य को अपने प्रति विद्या के रूप से सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे ही जो शिष्य होता है वो अपनी विद्या को प्राप्त करके सम्मान पा लेता है और इसे ही अपनी शक्ति मानता है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। देखिए, प्राचीन काल की बात करें तो जो गुरु होते थे वो शिक्षा का दान करते थे। शिक्षा का दान की जो उनकी क्रिया होती थी वो उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। यानी कि अंतरात्मा से परमेश्वर को प्राप्त करना, परमेश्वर से अपनी जो आत्मा है उसका मिलन कराना, वही उनकी शिक्षा की क्रिया होती थी। कि जो शिष्य होते थे उनको किसी भी रूप से परमेश्वर का, यानी कि ईश्वर का भाव प्रकट करना, ईश्वर के प्रति
उनकी रुचि को जगाना, उसे ही आध्यात्मिक अनुष्ठान कहा जाता है। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, यानी कि परमेश्वर को प्राप्त करना, अपनी आत्मा को और अपने मन को स्थिर करके परमेश्वर की प्राप्ति करना, यही एक शिक्षा का माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है, यानी कि आज के समय में शिक्षा को, पढ़ाई को रोजी रोटी मानकर अपने पेट पालने का जरिया बना दिया है। आगे देखते हैं। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। देखिए, यहाँ पर भी कवि ने, लेखक ने कटाक्ष किया है कि पहले जब विवेकानंद भारत में ही अपना नाम कमा चुके थे, भारत के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तभी उनको अपना जो स्थान है, जो महत्व है, वो नहीं मिला। लेकिन जब वो अमेरिका में अपना नाम कमाकर वापस भारत आए तो सभी भारतवासी दौड़कर उनका स्वागत करने लगे। ये भारतीयों की बड़ी ही भूल है कि जो दूसरे देश करते हैं वही करने पर वो लोग उतारू हो जाते हैं। पहले हमारे देश में कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको अनदेखा करते हैं, लेकिन कोई और देश, विदेशी देश अगर उसी चीज़ को अपनाए तो फिर वो भारत भी अपना लेता है, ऐसा यहाँ पर लेखक का कहना है। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए, आमेदर ठाकुर आमेदर कठोर सुपुत। देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर को भी जब नोबेल मिला तभी बंगाली लोगों को भी यह एहसास हुआ कि वो भी ठाकुर है और वो भी रविंद्रनाथ के सुपुत है। दक्षिण भारत में भी कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी है क्या। देखिए, जब विदेशों में कथक और भरतनाट्यम की जो मान है वो मिलने लगा तो फिर भारतवासी भी उसे अपनाने लगे और उसे पूछने लगे कि हमारे भारत की संस्कृति में भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ के लोग को अपनी खूबसूरती नहीं नज़र आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया वैसे ही कि हमारे देश में कई ऐसी चीज़ें खूबसूरत हैं, कई ऐसी परंपराएं और कई ऐसी संस्कृतियाँ भी हैं, लेकिन अगर उसकी तारीफ दूसरे देश करे, दूसरा कोई देश अपनाए तो ही हमें वो अच्छी लगती है और हम मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। देखिए, ये बात भी लेखक ने यहाँ सही कही है कि भारत में कुछ नहीं रखा है ऐसा सोचकर कई नौजवान हैं वो जर्मनी और अमेरिका जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन हमारे देश में भी कई ऐसा ज्ञान है जिसे पाने के लिए मैक्स मुलर जैसे विदेशी लोग भी यहाँ जीवन भर प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास हो सकता है। देखिए, यहाँ पर लेखक ने फिर से कटाक्ष किया है कि जो प्राचीन गुरु शिष्य संबंध है वो ऐसे लोग नहीं समझ पाते कि जो लोग भारत में रहना ही नहीं चाहते, बाहर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं,
वैसे लोग प्राचीन समय में जो गुरु शिष्य का संबंध था वो कैसे समझेंगे? उसको समझाना यानी कि गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास हो सकता है, ऐसा यहाँ पर लेखक ने कटाक्ष किया है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आई। देखिए यहाँ पर लेखक कुछ यादें हैं वो ताज़ा करते हुए कहते हैं कि जो सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आई, उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। जो कुश्ती होती है वो पुराने ज़माने में हुआ करती थी, अभी के वर्तमान समय में तो बॉक्सिंग कहा जाता है। बॉक्सिंग को भी अग्रणी स्थान मिला है। जो कुश्ती है वो पहले गांव में खेली जाती थी। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते हैं कि एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उन्हें निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। देखिए यहाँ पर जो पत्रकार है उसने निकट पहुंचकर गामा से सवाल किया कि अगर आप विश्व के सारे पहलवानों से लड़कर जीतना चाहते हो, सबको चुनौती देना चाहते हो, तो आप अपने ही कुछ शिष्यों के साथ लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। ऐसा उन्होंने सवाल उठाया पत्रकार ने। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसीलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। देखिए जो पारसी पत्रकार था उन्होंने जो शब्द गामा को बोले थे, यानी कि तुम अपने ही शिष्य से लड़कर दिखाओ और विजय प्राप्त करो, तो ये शब्द गामा को हैरान कर दिया कि वो सोच में डूब गई। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकती ही रह गई। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। देखिए इस बात को, यानी कि जो यहाँ पर छोटा सा सार गामा पहलवान का दिया है, उससे लेखक कहना चाहते हैं कि जो शिष्य है उसमें हार जीत नहीं होती है। हर गुरु यही चाहता है कि जो शिष्य है वो उससे बेहतर हो, यानी कि गुरु जो शिक्षा देता है वो सीख कर जो शिष्य है वो गुरु से भी अधिक शिक्षा प्राप्त करके अपने आप में ही जीते, गुरु को भी हरा सके। इसीलिए जब पारसी पत्रकार ने उनको कहा कि आप अपने ही शिष्य से लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ, तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे अपना निजी रहन सहन पता है कि यहाँ पर शिष्य को अधिक से अधिक महत्व दिया गया है। उनसे लड़कर, उनसे जीतकर मैं अपना और उसका मान गंवाना नहीं चाहूँगी। देखिए यहाँ पर उन्होंने उसके उत्तर में कहा था कि जिस लड़के का आपने नाम लिया है वो मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है, यानी कि
जो शिष्य है मेरा वो मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है, मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। मैं उससे लड़कर उससे जीतना नहीं चाहूँगी। मैं लड़ूं या वह लड़े, दोनों बराबर की बात है। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो भारत की परंपरा है उसकी बात की है कि गुरु हो या शिष्य, हम दोनों ही बराबर हैं, हम एक दूसरे से नहीं लड़ सकते। यहाँ पर वंश परंपरा से यही है कि शिष्य है वो अधिक प्रिय होता है। ख्याति और प्रभाव में भी हम यही चाहते हैं कि अपना जो शिष्य होता है वो कम प्रभावी ना रहे, यानी कि ख्याति और प्रभाव में भी वो गुरु से आगे बढ़ सके। कि यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया है उससे भी अधिक मेरे पिता कमा है। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। देखिए, यहाँ पर आखिर में गामा ने कटाक्ष किया है कि जो पारसी पत्रकार है वो हिंदुस्तानी नहीं है, इसीलिए उसे नहीं पता है कि शिष्य है वो भी यही चाहता है कि उसके पिता है वो अधिक से अधिक अपना नाम कमाए, और जो पिता होता है, जो गुरु होता है, वो यह चाहता है कि शिष्य उससे भी अधिक बढ़कर कुछ अपना नाम कमाए। आज के लेक्चर में हम इतना ही पाठ देखेंगे। आगे का पाठ हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि प्राचीन समय में तो क्या हुआ था वो हमने देखा, अब वर्तमान समय में शिक्षा कैसी हो गई है और आगे लेखक ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं वो अब हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये जो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए उसके बारे में लेखक ने जो बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। कल के लेक्चर में हम पूरा पाठ खत्म करेंगे। आप सब लोग एक बार ध्यान से पाठ को पढ़ लेना, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।